नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जो इंग्लिश का आपका सबसे पहला टॉपिक है उसको लेकर आज मैं आया हूँ। अभी तक हम मैथ की बात कर रहे थे, पर आज के वीडियो में हम अंग्रेजी जो है उसका क्लास नंबर 1 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम टॉपिक देखेंगे डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो कि आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में भी है और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में भी है। तो दोनों सेमेस्टर के लिए हम एक साथ पढ़ेंगे ताकि दोनों सेमेस्टर जो है उनको लाभ जो है वो मिल सके। काफ़ी समय से इंग्लिश लोग कह रहे थे कि इंग्लिश में जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, तो इसीलिए मैं इंग्लिश लेकर आया हूँ। फोर्थ सेमेस्टर में लगभग 4 क्लास हम ले चुके हैं, जिसमें प्रायिकता हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा, उसको हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपके लगभग 3 क्लास हो चुकी हैं, जो कि हम दोपहर 3 बजे देख रहे हैं। उसमें भी हम नेक्स्ट वाला जो है वो उसी प्रकार देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम हमारा इंग्लिश का ये टॉपिक। तो यहाँ पर मैं कुछ भी पहले से नहीं लिख कर आया हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को समझना है, क्योंकि किताबों में आपके भर भर के ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो लिख कर लाने का मैं आपको पढ़कर सुना दूँ उसका कोई मतलब नहीं है। आपको क्या है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि जब प्रश्न आपका पूछा जाएगा तब आपको अपनी ही लैंग्वेज में लिखना होगा उस चीज़ को समझ के। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, जो हमारा टॉपिक है उसी से। तो हमारे टॉपिक में सबसे पहले वर्ड आया था एक अप्रोच, APPROACH, ये स्पेलिंग होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी जगह आप इसे लिखेंगे तो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। मेथड की स्पेलिंग ये होती है METHOD, और टेक्निक की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा TECH, टेक लिखिए। उसके बाद टेक्निक करके जो साउंड आ रहा है उसमें NIQUE, टेक्निक के ये स्पेलिंग होती है। अब क्या करते हैं, हम तीनों को हिंदी लिख देते हैं, उसके बाद समझते हैं तीनों आखिर होते क्या है। अप्रोच क्या होता है, अब अप्रोच होता है आपका किसी भी चीज को करने का कोई दृष्टिकोण। कोई भी आप योजना बनाते हैं तो उसको किस प्रकार से देखते हैं वो आपका दृष्टिकोण में होता है। मेथड क्या होता है, मेथड होती है आपकी योजना। और टेक्निक क्या होता है, टेक्निक मतलब टेक्निक होता है यानी कि अच्छी तकनीक जो है वो उसका यूज करना। अब ये समझिए कि तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से जो है वो संबंधित हैं। तो यदि इन तीनों की बात की जाए सीखने के संबंध में, इंग्लिश सीखने के संबंध में, तो सबसे पहले किसी भी चीज को सीखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं, मेथड का यूज करते हैं। योजना बनाने के बाद कैसे हम उस योजना को सफल करेंगे उसके प्रति एक दृष्टिकोण जो है वो बनाते हैं, यानी कि अप्रोच जो है वो क्रिएट करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है उसका यूज करके जो हमने मेथड बनाया, योजना बनाई है, उसको जो है वो सीख लेते हैं। तो ये तीनों इस प्रकार से आपस में इंटरलिंक होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों का यूज करके बच्चा जिस प्रकार से सीखना जो है उसके लिए सही होगा, उसी के आधार पर हम इन तीनों का यूज करके बच्चे को जो है वो सिखाते हैं। क्योंकि हर बच्चे का लेवल जो है वो अलग अलग होता है, कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है, कोई बच्चा जो है वो देर में सीख रहा है। तो इन तीनों का यूज करके समन्वयन जिसको हम कहते हैं वो करके हम जो है वो यहाँ पर बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इंग्लिश में हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं कि इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग द कीवर्ड्स आर आपके अप्रोच, मेथड्स एंड टेक्निक्स। इस प्रकार से आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं और इसी को आप बच्चे के समझाने के सेंस में भी जो है वो लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो डिफरेंट अप्रोच और मेथड्स होते हैं टीचिंग इंग्लिश के, जहां से आपका एक ना एक प्रश्न प्रत्येक वर्ष डीएलएड में पूछा ही जाता है, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर हो, तो वहां से हम पक्का करते हैं। तो समझिए सारी चीजों को। डिफरेंट अप्रोच, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आपके कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आपका होता है ओल्ड, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं क्लासिकल मेथड, CLASSICAL मेथड। ये आपका पहला हो गया। METHOD आपका स्पेलिंग होती है
मेथड, THOD, यहाँ पर H भी लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं रफ करके दोबारा लिख देता हूँ। मेथड की स्पेलिंग होती है METHOD। ओल्ड और क्लासिकल मेथड। दूसरा टाइप होता है आपका न्यू मेथड। ये मेन आपके टाइप हैं, इसके अंतर्गत हमको टाइप याद रखते हैं, ये आपके मेन टाइप हैं। तो ये जो दोनों टाइप हैं वो किसके हैं? डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से टाइप होते हैं जहां से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, तो ओल्ड और क्लासिकल मेथड की यदि बात करें तो इसमें आपका पहला टाइप होता है ग्रामर, GRAMMAR। ग्रामर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, MMAR होता है, बहुत बार लोग गलती कर देते हैं। TRANSLATION, ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये आपका हो जाएगा पहला। दूसरा इसका है डायरेक्ट मेथड। ये दोनों किस में आते हैं? ये दोनों आपके आते हैं ओल्ड या क्लासिकल मेथड में। पहला ये आपका हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। अब बात करते हैं न्यू मेथड की। तो न्यू मेथड में आपका सबसे पहला आता है डॉक्टर वेस्ट मेथड। पहले मैं यहाँ पर केवल और केवल आपको नाम लिख के बता रहा हूँ, फिर मैं एक एक की साथ में बात करूंगा। दूसरा आपका कौन सा होता है इसी में? बाइलिंगुअल मेथड, BILINGUAL, बाइलिंगुअल मेथड। तीसरा आपका कौन सा होता है? तीसरा आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सभी आपके टाइप हो जाएंगे। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसको समझिए। तो आपको प्रश्न में दिया होगा कि न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, तो मैंने अलग अलग यहाँ पर लिख रखा है। पहला वाला जो है आपका है ओल्ड और क्लासिकल मेथड, और दूसरा वाला कौन सा है? न्यू मेथड। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि जो न्यू मेथड है इज रिलेटेड टू या रिलेट्स टू, और ऑप्शन में आपको डॉक्टर वेस्ट मेथड दिया होगा, बाकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड और अन्य नाम इसी प्रकार से दिए जाएंगे। तो आप डॉक्टर वेस्ट मेथड को टिक करेंगे, यानी कि डॉक्टर वेस्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तीनों ही आपके किससे संबंधित हैं? न्यू मेथड से संबंधित हैं। तो डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर में 2017 का जो पेपर था वहां पर यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा कौन से किस में आते हैं। अब हम क्या करते हैं, सभी को अलग अलग समझते हैं, ताकि आप इससे संबंधित जो दूसरा प्रश्न आता है वो आता है कि ये मेथड पर्टिकुलर किसने दिया है। तो दूसरा जो प्रश्न यहाँ से आता है उसको समझ सकें, और कभी कभार आपके जो अति लघु है या लघु है या वेरी शॉर्ट, जिसको हम इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या कह सकते हैं जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसमें इस मेथड के बारे में पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में आप क्या जानते हैं, या बाइलिंगुअल मेथड के कैरेक्टरिस्टिक देखिए, तो वहां पर आप कर ले जाएं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ ओल्ड और क्लासिकल मेथड से करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। तो लिखते हैं सबसे पहला हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही यहाँ से पूछा जाता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, या इज ऑल्सो नोन एज, वहां पर अलग अलग नाम दिए होंगे, तो आपको क्लासिकल मेथड ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है पूर्व के वर्षों में, क्लासिकल मेथड के नाम से जो है वो जानते हैं। किसको जानते हैं? GTM, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब समझिए कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आखिर होता क्या है। तो अब बात करते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को आप लिखेंगे कैसे। तो पहले जर्नल से समझिए, एक्चुअल में बहुत पहले की बात है, यानी कि प्राचीन समय में आप कह सकते हैं कि लोगों को सभी लैंग्वेज तो आती नहीं थी, तो वो क्या करते थे, जैसे कि आज के समय में आप डिक्शनरी यूज करते हैं, तो उसी प्रकार वो जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ था होता है, तो उसमें
शब्द एक जैसे यहाँ लिखा है, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, ऐसे अलग अलग शब्द लिखे हैं। तो अब आपको जब ग्रामर के रूल नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, एक वर्ड उठाएंगे उसकी हिंदी लिखेंगे, एक वर्ड उठाएंगे उसकी हिंदी लिखेंगे, ऐसे ही वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके पहले यानी कि प्राचीन समय में आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज करके जो भी भाषा जो है वो पढ़ना चाह रहे हैं या जिस भाषा में कोई चीज लिखी है उसको पढ़ना चाह रहे हैं तो वो पढ़ सकते हैं, या कह सकते हैं यदि चीजों को सीखना चाह रहे हैं तो सीख सकते हैं। तो इंग्लिश में आप इसे कैसे लिखेंगे कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट न्यू। क्यों? क्योंकि पहले का है, अभी का तो है नहीं। इट हैज कहेंगे, इट हैज हैड डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम है, जैसे मैंने क्लासिकल मेथड बता दिया, बट इट हैज बीन यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर्स फॉर मैनी ईयर्स, काफी समय से इसका जो है वो यूज किया जा रहा है। तो इतना आप इंग्लिश में समझ गए। अब मेन उद्देश्य की यदि बात करें तो दो भाषा मुख्य रूप से कौन कौन सी, एक आपकी लैटिन भाषा और दूसरी आपकी ग्रीक भाषा, क्योंकि उस समय ये ज्यादा चलती थी। तो आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से लैटिन और ग्रीक भाषा पढ़ने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। और इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज मुख्य रूप से जो है वो पढ़ने के लिए यूज जो है वो इसका किया जाता है। इंग्लिश में आप सेंटेंस में कैसे लिखेंगे कि दिस मेथड वाज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स रीड एंड अप्रिशिएट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर। इस प्रकार से फॉरेन लैंग्वेज के संबंध में भी आप लिख सकते हैं। और मैंने क्या बताया, यहाँ पर शब्द का यानी कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो रहा है, तो आप इसमें एक लाइन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यूनिट जो है इसकी क्या होती है, वर्ड होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, वर्ड, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसमें देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दो चीजों को आप और समझिए, एक होती है आपकी नेटिव लैंग्वेज और एक होती है आपकी टारगेट लैंग्वेज। इन दोनों में क्या अंतर होता है इसको समझिए। नेटिव लैंग्वेज आपकी होती है मातृभाषा, जो कि आपको पहले से आती है या आपकी सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। टारगेट भाषा वो होती है, टारगेट लैंग्वेज वो होती है जो कि आप सीखना चाहते हैं। जैसे कि मोस्टली आप देखते हैं यहाँ पर जब हम इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं तो हम हिंदी तो जानते हैं पर सीखना क्या चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी हो जाएगी और टारगेट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो जाएगी। दोनों पता आपको क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर यह आपके लिए काम आएगा। तो कोई भी चीज सीखने के लिए आप क्या करते हैं, रूल जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको पढ़ते हैं, तब उस पर वर्क करते हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आप ये भी कह सकते हैं कि जो छात्र होते हैं वो सबसे पहले व्याकरण के नियमों को सीखते हैं, फिर क्या करते हैं, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज है इसको मदर टंग भी के नाम से भी जानता है, मदर टंग आपकी मातृभाषा को कहते हैं हम। तो नेटिव लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज इन दोनों के बीच हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने बताया ना कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तो एक पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो मैं ये साइड में जो लैटिन ग्रीक भाषा लिखा है इसको डिलीट कर देता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट के तौर पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे स्किल्स के जो है वो संबंध में। स्किल कौन कौन सी होती हैं, आपकी चार होती हैं, एल एस आर डब्ल्यू। इन चारों का सीरियल सदैव याद रखिएगा। एल का मतलब होता है लिसनिंग यानी कि सुनना, एस का मतलब होता है स्पीकिंग यानी कि बोलना, आर का मतलब होता है रीडिंग यानी कि पढ़ना, और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग यानी कि लिखना। ये चारों ही जो आपकी स्किल्स हैं, इसके संबंध में जितने भी आपके मेथड पूछे जाएंगे आपको एक पॉइंट अवश्य लिखना है कि इस पर्टिकुलर में कौन कौन सी स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जितने भी मेथड आपसे पूछे जाएं, चाहे वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो या और हम जो भी देखेंगे डायरेक्ट मेथड वगैरह, उसमें आपको इस स्किल से संबंधित एक पॉइंट अवश्य लिखना है क्योंकि ये आपका मेन पॉइंट है। तो अब बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। तो आप क्या देख रहे हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जिसमें आप क्या
किन किन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप रीडिंग पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ट्रांसलेशन करेंगे तो पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। और उसके साथ साथ आप जो पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उसको लिखते हैं, तभी आप ट्रांसलेशन पूरे सेंटेंस का कर पाएंगे। तो राइटिंग इन दोनों पर, यानी कि रीडिंग और राइटिंग, इन दोनों स्किल्स पर जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसको आप इंग्लिश में एक सेंटेंस के तौर पर कह सकते हैं कि इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग। और ऐसा नहीं है कि जो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लिटिल अटेंशन इज गिवन टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। समझ में आपको मेरी बात आ गई होगी कि इस प्रकार से लिखना है। आपको ये नहीं करना है कि केवल और केवल रीडिंग और राइटिंग पर ही फोकस किया जाता है, दोनों चारों पर किया जाता है, पर जिसमें रीडिंग और राइटिंग पर ज्यादा किया जाता है और थोड़ा बहुत लिसनिंग और स्पीकिंग पर किया जाता है। अब बात करते हैं हम हमारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के लास्ट पॉइंट की, जो कि आपका महत्वपूर्ण है। और लास्ट पॉइंट आपका क्या है, वो है आपका निगमन विधि, जिसे हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में हम जिसे डिडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। डिडक्टिव की स्पेलिंग क्या होती है, DEDUCTIVE, डिडक्टिव मेथड। ये जो है आपका, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड के। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें जो आपको ग्रामर पढ़ाई जाती है वो डिडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाई जाती है, निगमन जो विधि है उसके थ्रू पढ़ाई जाती है। तो आप इसको एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि ग्रामर इज टॉट बाय डिडक्टिव मेथड। अब समझिए निगमन या डिडक्टिव मेथड होता क्या है। तो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, आपको सबसे पहले रूल सिखाए जाते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल जो है वो दिए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको कोई चीज पढ़ाता हूँ, मैथ जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट प्रश्न कराना शुरू कर देता हूँ। पहले मैं आपको कुछ जो भी उससे रिलेटेड मेथड होते हैं, क्या उसमें फॉर्मूले लग रहे हैं, वो सारी चीजें बताता हूँ, और लास्ट में क्या करता हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ। तो ये आपका किस में आता है, ये आपका निगमन में आता है कि पहले आप रूल पढ़िए, फिर उस पर जो है वो जो संबंधित एग्जाम्पल है वो जो है वो कराइए। तो आप इसमें ये भी ध्यान रखिएगा। सारी चीजें हमने पढ़ ली। देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट मेथड। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो, इतनी सारी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और अन्य लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव सेशन से जुड़ सकें। और डीएलएड जो चतुर्थ सेमेस्टर है उसका जो समय है लाइव का, वो शाम के 8 बजे का है, और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो लाइव टाइमिंग है वो दोपहर के 3 बजे का है। जैसे जैसे आगे एग्जाम आएगा, ये जो समय है उसमें एक दो समय और जुड़ेंगे, और अधिक से अधिक आपको क्लासेस जो है वो दी जाएंगी। कोर्स की बिल्कुल भी चिंता ना करिए, मैं आपको पेपर के अंत तक फास्ट रिवीजन या किसी भी प्रकार से सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड किसके अंतर्गत आता है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में चार्ट बताया था। डायरेक्ट मेथड आपका ओल्ड मेथड में आता है या क्लासिकल मेथड में आता है, क्योंकि दो प्रकार से बांटा गया है, ओल्ड और क्लासिकल मेथड और न्यू मेथड में। तो डायरेक्ट मेथड आपका किस में आता है, ओल्ड और क्लासिकल मेथड में। अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जाता है, तो आप कहेंगे ओरल मेथड के नाम से जाना जाता है, या इसी को नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी आप वैसे अधिकतर प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, चाहे सेकेंड सेमेस्टर के लिए चाहे फोर्थ सेमेस्टर के लिए, तो डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड से अधिकतर आपको बहुविकल्पी ही प्रश्न में देखने को मिलता है। पर कुछ वर्षों में अब आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में भी पूछा जाने लगा है, इसलिए मैं डिटेल में इतना पढ़ा रहा हूँ। पर वैसे अधिकतर पहले केवल और केवल यहाँ से बहुविकल्पी जो है आपका आता था। तो बहुविकल्पी में अधिकतर क्या पूछा जाता है कि नेचुरल मेथड इज ऑल्सो नोन एज, और ऑप्शन में वहां पर आपको अलग अलग मेथड दिए होंगे, तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट मेथड को ही कहते हैं। अब इसको समझिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है।
तो डायरेक्ट मेथड को समझते हैं कि आखिर क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आप से ये यदि पूछा जाए, या एक प्राइमरी सेक्शन की यदि बात करें, तो छात्र और अध्यापक के बीच यदि कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, तो छात्र यदि टीचर से पूछे, आप ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं चौक जो होती है सफेद कलर की जिससे लिखा जाता है, तो बच्चे को जैसे नहीं पता है कि वो किससे लिखा गया, तो वो बच्चा क्या करेगा, टीचर से पूछेगा कि मैम ये जो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ये कैसे लिखा है। तो मैम उसका उत्तर दो हिसाब से दे सकती हैं, दो प्रकार से दे सकती हैं। कैसे कैसे? पहला तरीका ये हो सकता है कि मैम क्या करें, चौक उसे बता दें कि बेटा मैंने ये चौक से लिखा है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड हो सकता है कि मैम उसे चौक दिखा दें। दिखाने का मतलब क्या है, ऑडियो विजुअल मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि का आप यूज कर रहे हैं। तो बस वही यहाँ पर है, डायरेक्ट मेथड को आप समझ सकेंगे उसी से कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि चीजें आपको डायरेक्ट विजुअलाइज कराई जाती हैं, या जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं। तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो आपका इस मेथड से संबंधित नहीं, वो एक चीज समझाने की है कि आप एक माध्यम का यूज ना करके डायरेक्ट वो चीज विजुअलाइज करा रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में भी ये होता है कि ट्रांसलेशन का यूज ना करके आप वही माहौल जो है वो बच्चे को दे दें डायरेक्ट मेथड में, ताकि वो स्वतः ही जो है वो इंग्लिश जो आप सिखाना चाह रहे हैं वो अपने आप जो है वो बचपन से सीखे। जैसे कि हिंदी होती है, हमें सिखाई तो जाती नहीं है, हम आसपास के वातावरण से स्वतः सीख जाते हैं। सेम चीज इंग्लिश टीचिंग के संबंध में भी है कि यदि सारी जो टीचिंग है वो टारगेट लैंग्वेज में ही कराई जाए, यानी कि जो इंग्लिश है, मैंने बताया टारगेट लैंग्वेज क्या होता है, जो आप सीखना चाह रहे हैं, तो उसी में सिखाई जाए, तो कहीं ना कहीं जो एक आसपास का वातावरण है स्टार्टिंग से यदि आपका रखा जाए तो बच्चा स्वतः ही इंग्लिश सीख जाएगा। ऐसा इस डायरेक्ट मेथड में बताया गया है। तो इसमें आप लिख क्या सकते हैं कि ऑल टीचिंग इज डन इन द टारगेट लैंग्वेज। यहाँ पर किसी भी प्रकार का दूसरी लैंग्वेज यानी कि जो नेटिव लैंग्वेज है उसका उपयोग नहीं होता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट मेथड की बात कही जाइए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम नेटिव लैंग्वेज जिसे हम मदर टंग या मातृभाषा कहते हैं वो भी यूज कर रहे थे, और उसके साथ साथ आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है वो भी यूज कर रहे थे, और दोनों का समन्वयन करके उनके बीच हम ट्रांसलेशन जो है वो करते थे। इसलिए वहां पर आपका डायरेक्ट मेथड आप नहीं कह सकते, क्योंकि दो लैंग्वेज आपकी यूज हो रही है। परंतु डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत बात करें तो केवल और केवल आपकी टारगेट लैंग्वेज ही यूज होती है। यहाँ पर आप एक नई लाइन से भी लिख सकते हैं कि जो मदर टंग है या मदर टंग लैंग्वेज जो है वो आपकी यहाँ पर यूज जो है वो नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यूनिट की। पहले हमने देखा था यूनिट क्या होती थी, आपकी वर्ड होती थी। यहाँ पर यूनिट आपकी बदल जाएगी, यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगी, क्योंकि आप यूज तो कर नहीं रहे कोई और लैंग्वेज का जो आपको पहले मीनिंग देखना पड़े, फिर उसको लिखना पड़े, फिर ट्रांसलेशन जो है वो आप करें। यहाँ तो आपको डायरेक्ट ही बचपन से सिखाई जा रही है, तो आप डायरेक्ट सेंटेंस टू सेंटेंस ही बोलेंगे। यानी आपकी यूनिट क्या होगी यहाँ पर डायरेक्ट मेथड की, तो सेंटेंस होगी। चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, रटेंगे तो कभी नहीं याद होगा। पेपर में जब आएगा आपने समझा होगा तो आप अपनी लैंग्वेज में जो है वो लिख सकेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर समझाने पर पूरा जोर दे रहा हूँ। बाकी आपकी किताबों में सब लिखा हुआ है, समझने के बाद आप अपनी किताब में पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यदि आपसे दोनों जो हमने मेथड देखे अलग अलग ना पूछकर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए दोनों का कंपैरिजन में कि डायरेक्ट मेथड और उसके साथ साथ आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है उसमें संबंध के संबंध में या डिफरेंस के संबंध में, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जहां पर आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इतना इफेक्टिव नहीं होता है, यूज में नहीं आता है, वहां पर आप डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। यानी किसी को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि when the grammar translation method was not very effective in preparing students to use the target language, तो आप कह सकते हैं the direct जो मेथड है वो become popular। तो इसलिए आपका डायरेक्ट मेथड निकल कर आया है। और ये भी ध्यान जरूर रखिएगा कि जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है उसके संबंध में आप लिख सकते हैं कि कोई भी ट्रांसलेशन इसमें जो है वो अलाउड नहीं होती है। तो एक लाइन के तौर पर लिख सकते हैं कि द डायरेक्ट मेथड हैज वन वेरी बेसिक रूल कि नो ट्रांसलेशन इज अलाउड।
और लास्ट पॉइंट एक और इसमें ध्यान रखिएगा, वो आपका किससे संबंधित है, आगमन विधि। जिस प्रकार हमने उसमें निगमन विधि देखी थी, उसी प्रकार इसमें आपकी आगमन विधि आती है, जिसे हम इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में जस्ट अपोजिट का डिफरेंस होता है। इंडक्टिव मेथड की बात करें तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल जो है वो दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है इसमें रूल जो है वो दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, छोटे बच्चों को अधिकतर होता है, पढ़ाने से पहले आप एक भूमिका बनाते हैं, और ये आपका जो इंडक्टिव मेथड है अच्छा भी माना जाता है कि बच्चों को पहले आप एग्जाम्पल दें, जो भी चीज पढ़ाने जा रहे हैं उसे दैनिक जीवन में कैसे क्या आप यूज कर रहे हैं उससे जोड़ें, उसके बाद रूल रेगुलेशन जो है वो बताएं, ताकि बच्चा जो है वो आसपास की चीजों से जोड़कर जो है वो समझ सके। तो ये आपका होता है आगमन विधि में। तो आप इसमें कह सकते हैं कि ग्रामर इज टॉट बाय इंडक्टिव मेथड। और वैसे भी मैंने स्टार्टिंग में आपको डायरेक्ट मेथड में बताया था कि ऑडियो विजुअल मेथड जो है वो यूज में आएंगे। आप प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, डायरेक्ट दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहले एग्जाम्पल ही आप दिखा रहे हैं, तभी वो आपका प्रत्यक्ष की बात हो रही है, तो वहां से आप इसे याद रख सकते हैं। यदि बात करें जो अभी तक हमने दोनों पढ़ी है मेथड, उनके कमियों की, तो वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करें तो एक दो ही आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि स्पीकिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करा जा रहा है, करे जा रहा है, तो बच्चे जब स्पीकिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छा होगा, वो इतना अच्छे तरीके से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएगा, और उसके साथ साथ उसकी वोकैबुलरी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो देख के ट्रांसलेशन किया जा रहा है, तो उसे खुद इतना नॉलेज कहाँ होगा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ के अपने अनुसार लिख सकते हैं। और छात्रों के संबंध में भी आप इसमें कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक माध्यम बनकर ही रह जाता है, वर्ड का वर्ड से जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो बस किए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसकी कमी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। डायरेक्ट मेथड की यदि बात करें तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या कह सकते हैं कमी, सबसे पहली कमी तो आप यही कह सकते हैं कि बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, एक माहौल उस प्रकार का क्रिएट करेंगे कि वो स्टार्टिंग से ही टारगेट लैंग्वेज में सीखे, जिसमें एक लंबा समय लगेगा। ऐसा होता है कि आपको ट्रांसलेशन करनी है, तुरंत आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तुरंत का तुरंत हो गया, परंतु वही चीज सीखने में जो आसपास का माहौल है वो क्रिएट करने में टाइम लगता है। तो सबसे पहला तो आप यहाँ पर डिसएडवांटेज यही कह सकते हैं, इसमें काफी समय लगेगा। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड में व्याकरण के जो है वो रूल के संबंध में, कि व्याकरण तो बच्चे को सिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे खुद छोड़ा जा रहा है उस माहौल में, वो खुद से जो है वो सीखेगा, खुद से जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो टारगेट लैंग्वेज में करेगा। तो कहीं ना कहीं व्याकरण में जो है वो कमजोर होने की भी संभावना बन सकती है, तो वो भी इसके एक डिसएडवांटेज में आता है। ऑडियो विजुअल मेथड की भी मैंने बात की कि इसमें यूज किए जाते हैं, तो वो काफी कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, वो भी आप कह सकते हैं डायरेक्ट जो मेथड है इसके डिसएडवांटेज यानी कि कमियों में आते हैं, बुराइयों में आते हैं। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कमी या बुराई, एडवांटेज मतलब होता है आपका लाभ। तो ये दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। तो ये सभी आपके हो जाएंगे डायरेक्ट मेथड जो है उसके भी जितने भी डिसएडवांटेज हैं उसके बारे में। अब हम बात करते हैं जो हमने सेकंड वाला बात किया था न्यू मेथड के अंतर्गत। तो न्यू मेथड में सबसे पहला आपका क्या आता है, सबसे पहला आता है आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड। सबसे ज्यादा डॉक्टर वेस्ट मेथड से दो प्रश्न आते हैं, कौन कौन से। पहला प्रश्न आता है कि इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो रीडिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है, इसको तो एकदम ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या आता है यहाँ से सबसे ज्यादा, कि ये किसने दिया था, तो डॉक्टर माइकल वेस्ट नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने दिया था, डॉक्टर माइकल वेस्ट। इन्हीं का नाम आपको कहीं कहीं एमपी वेस्ट नाम से भी लिखा देखने को मिलता है, एम पी वेस्ट नाम से। तो जो भी आपके ऑप्शन में नाम हो उसके अकॉर्डिंग टिक कर दीजिएगा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिए। सबसे पहले तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो रीडिंग मेथड, किसने दिया था, तो डॉक्टर माइकल वेस्ट या कह सकते हैं एमपी वेस्ट। अब समझिए डॉक्टर वेस्ट मेथड आखिर है क्या। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड एक्चुअल में इन्होंने सबसे ज्यादा जो
जोर दिया था वो रीडिंग मेथड पर दिया था कि आप देखते हैं कहीं भी चले जाएं तो आपकी इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं चलती है। तो इंग्लिश को पढ़ने के संबंध में इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी और जो सेकंड प्रायोरिटी है वो राइटिंग जो है उसको इन्होंने दी थी। रीडिंग को इन्होंने इतना महत्व इसलिए दिया था, जैसे आप देखते हैं लाइब्रेरी में आप जाकर बिना किसी को डिस्टर्ब किए कुछ भी पढ़ सकते हैं या भाव जो होता है जिसे हम कहते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड ने जो है वो इसीलिए रीडिंग मेथड पर ज़्यादा जोर दिया था। और इसलिए भी आप कह सकते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आप इतना फ्लुएंटली बोल भी नहीं सकते, हर जगह आप देखते हैं कहीं कहीं बहुत ही जो है वो स्पीक यानी कि इंग्लिश बोलने का ऐसा तरीका होता है आप समझ भी नहीं सकते, या बहुत से यहाँ के भी लोग आप कह सकते हैं जो कि इंग्लिश हिंदी से जो है वो कंपैरिजन में आप देखें तो नहीं बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर वेस्ट मेथड इसीलिए इंग्लिश को सिखाने पर जोर दे रहे थे कि आप कहीं भी चले जाएं इंग्लिश जो है आप वहाँ पर बोल भी सकते हैं और यदि कुछ लिखा है तो उसे पढ़ भी सकते हैं। पर पढ़ने और बोलने से ज़्यादा पढ़ने पर ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था, क्योंकि आप बोल उतना फ्लुएंटली नहीं सकते हैं पर पढ़ तो आप समझ तो आप इजी तरीके से चीज़ों को सकते हैं। तो मेन आपने समझा कि रीडिंग मेथड पर इसमें ओवरऑल जोर दिया गया है। आपको बस एक लाइन में सभी मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें ऐसा क्या खास है जो और मेथड से इसे अलग बनाता है, बस इतना आपको मेन ध्यान रखना है। अब आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि जब आपको खुद ही पढ़ना है तो टीचर की तो रिक्वायरमेंट कोई है ही नहीं, तो नो टीचर रिक्वायरमेंट करके भी आप इसमें लिख सकते हैं कि आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, जो भी मीनिंग है वो अलग से देख सकते हैं। तो डॉक्टर रश मेथड में ये भी है। इसके अलावा बात करते हैं जो रीडिंग है आपका इसके टाइप्स की, तो दो टाइप्स की होती हैं। एक तो आपकी ओरल रीडिंग होती है जो कि आप बोल बोल कर पढ़ते हैं, और एक होती है आपकी साइलेंट रीडिंग जो कि आप शांत मन से पढ़ते हैं। ओरल रीडिंग और साइलेंट जो रीडिंग है इसमें आप देखते कहाँ पर है, ओरल रीडिंग अधिकतर आप जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उसमें देखते हैं, जिसमें बच्चे जोर जोर से कोई पाठ जो है उसका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। तो उसी को पढ़ने में क्या होता है, उनकी जो पढ़ने की क्षमता होती है वो भी इम्प्रूव होती है। कोई कठिन शब्द है तो उसको वो सही तरीके से पढ़ पाते हैं, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर भाव भी जो है उसका समझने लगते हैं। साइलेंट रीडिंग में बात करें तो अधिकतर आप लाइब्रेरी में कोई नॉवल हो गया, कोई इस प्रकार की पुस्तक है जिसमें आपको भाव ग्रहण करना है, तो वो आप अधिकतर साइलेंट रीडिंग जो है वो करते हैं। तो ये दो टाइप्स होते हैं इस रीडिंग के। तो सारी चीजें मैंने इसके संबंध में बता दी। इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी रीडिंग एबिलिटी वो इम्प्रूव होती है, वोकैबुलरी कहीं ना कहीं आपकी इसमें इम्प्रूव होती है। जब आप पढ़ते हैं चीज़ों को, कुछ कठिन दिखता है तो उसको देखते हैं तो वो भी आपकी इम्प्रूव होती है। और जो बुक है उसको पढ़ने की भी एक कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होती है। बहुत से जो छात्र होते हैं आप देखते हैं अटक अटक कर पढ़ते हैं, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो ये सभी इसमें कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं। तो पहला हमने देख लिया डॉक्टर वेस्ट मेथड। अब देखते हैं हम अपना दूसरा, इसी न्यू मेथड के अंतर्गत ही हम देखेंगे। तो दूसरा है हमारा न्यू मेथड के अंतर्गत बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, BILINGUAL। स्पेलिंग की मैंने इसलिए बात की क्योंकि यदि आपका ये प्रश्न आ गया तो आपको ये वर्ड बहुत जगह यूज करना होगा। वैसे आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिल जाता है, पर फिर भी आपको याद होना चाहिए। तो बाइलिंगुअल मेथड की बात करते हैं, ये आखिर क्या होता है। तो बाइलिंगुअल का मतलब ही होता है दो लैंग्वेज। तो बाइलिंगुअल का मतलब ही होता है द्विभाषी। तो सबसे पहले समझिए यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ये किसने इन्वेंशन किया था इस मेथड का। तो प्रोफेसर CJ डॉटसन जो है इन्होंने किया था। सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर आप DLED BTC के उठाकर देख लेंगे तो ये प्रश्न आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। तो प्रोफेसर CJ डॉटसन, ये तो एकदम रट के रखिएगा, बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है। अब इसमें आपके दो मेथड जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, कंबाइंड ऑफ टू मेथड। कौन कौन से, अभी तक जो दोनों हमने पढ़े वो दोनों इसमें आ जाएंगे। एक आप कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड, और दूसरा आप कह सकते हैं, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट, एंड दूसरा आपका होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये जो है आपके
दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन होता है, किसमें? बाइलिंगुअल मेथड में। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो इसमें मदर टंग होती है, यानी कि आपकी जो मातृभाषा होती है, जिसको ही हम क्या नाम से जानते हैं? नेटिव लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही जो है वो आप कह सकते हैं। तो मदर टंग लैंग्वेज जो है आपकी वो कह सकते हैं, नेटिव लैंग्वेज जो है इसमें आपकी एक्सप्लेनेशन जो है उसके लिए जो है वो यूज होती है। अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट इसमें होती है सेंटेंस। गिने चुने पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो यूनिट इसमें क्या होती है? सेंटेंस होती है। यानी एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन इन द बाइलिंगुअल मेथड, क्योंकि यूनिट सेंटेंस होती है, यानी कि सेंटेंस के थ्रू जो है पर ट्रांसलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ की क्या, कि जो ट्रांसलेशन होता है वो जो टीचर होते हैं केवल और केवल उन्हीं के द्वारा किया जाता है, स्टूडेंट के द्वारा नहीं किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं ट्रांसलेशंस आर ओनली डन बाय द टीचर, नॉट बाय द स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ जो मदर टंग लैंग्वेज है उसमें जैसे कि फ्रेजेस हो गया, सेंटेंस हो गया, वर्ड्स हो गया, तो उसको भी कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए यूज जो है वो मदर टंग का यूज किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट मैंने बता दिए इस बाइलिंगुअल मेथड के। अब आप एक दो इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी ध्यान रखिए। सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं, यानी कि लाभ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका लाभ ये हो जाता है कि ये जो है आपका जो मेथड है वो टाइम भी आपका बचा रहा है, समय भी बचा रहा है, क्योंकि दो भाषा है आप उससे ही समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल भी है, तो आप कह सकते हैं इट इज इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और ये भी आप कह सकते हैं कि जितने भी अधिकतर इंडिया में टीचिंग आप देखते हैं, टीचर्स होते हैं, वो इसी मेथड का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि दिस मेथड्स सूट्स मेजॉरिटी ऑफ इंडियन टीचर्स। उस प्रकार से भी आप इसे समझा सकते हैं। तो ये आपके सभी इसके लाभ हो जाएंगे, एडवांटेज हो जाएंगे। यदि बात करते हैं डिसएडवांटेज की कि क्या इसमें कमियां हैं, तो सबसे पहली कमी तो यही है, इसे ये कहा जाता है कि जो हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देखा था, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के नाम से भी उसे जानते हैं, तो वो इसी को ही कह सकते हैं, उसी का ही एक ये रूप है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बाइलिंगुअल मेथड कॉम्बिनेशन होता है आपका दो मेथड का, एक डायरेक्ट मेथड का और एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। तो उसमें से जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है कहीं ना कहीं उसी का ही ये पूरे तरीके से रूप है, कॉपी आप कह सकते हैं। तो दिस मेथड में डीजनरेट इनटू ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि एक चीज पहले से है तो उसी की फिर से कॉपी लाने का क्या मतलब जो है वो बनता है। और ये भी आप कह सकते हैं इसकी कमियों में कि इसका जो यूज है वो आपके प्राथमिक स्तर पर इतना जो है वो नहीं है, प्राइमरी लेवल पर इतना नहीं है, पर जूनियर लेवल पर ही केवल यूज है। आपको आपको क्या लिखना है? कमी लिखनी है। तो आप क्या लिखेंगे कि केवल और केवल जूनियर लेवल पर ही इसका जो है वो यूज है ज्यादातर। तो इट इज ओनली यूजफुल एट जूनियर लेवल, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये इसकी कमी में जो है वो आ जाएगा। तो हमने देख लिए बाइलिंगुअल मेथड को भी। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट, जिसका नाम क्या है? तीसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, SUBSTITUTION। इन सभी चीजों को हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। डीएलएड संबंधी सेकेंड सेमेस्टर से आप बिलोंग करते हैं या फोर्थ सेमेस्टर से, डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं बालाजी स्टडी अड्डा सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश या बालाजी स्टडी अड्डा फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। और वैसे भी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने टेलीग्राम पर भेज दी थी सभी सब्जेक्ट की, जिसमें वन लाइनर हो गए, आपके MCQ हो गए, फास्ट रिवीजन हो गए, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों की आपको जो है वो प्लेलिस्ट टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फिर भी यदि आपको ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक साथ सभी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है? तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी बेस वर्ड होता है, कोई भी वर्ड जो आप जो टीचर है वो सिखाना चाह रही है, जैसे कि आप कोई वर्ड ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, मैं आपको टेबल के सेंस में बता चुका हूँ। जैसे कि आप टेबल ले लीजिए, अब टेबल जो है वो टीचर को पढ़ाना है, तो वो किस प्रकार से पढ़ा सकती है? वो सेंटेंस में यूज करके पढ़ा सकती है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही आता है
कि कोई भी बेस वर्ड को सेंटेंस में यूज करके सिखाना, ताकि बच्चा क्या है उसका कहाँ यूज हो रहा है उससे सीख सके। जैसे मुझे आपको इज एम आर बताना है कि इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है और आर कहाँ लगता है। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या तो मैं आपको डायरेक्ट रूल पढ़ाना शुरू कर दूं, या तो मैं आपको सिंपल जो सेंटेंस है इज एम आर से संबंधित वो रटने के लिए दे दूं, या तरीका एक ये भी हो सकता है कि ये जो वर्ड हैं जो मुझे आपको सिखाने हैं इनसे संबंधित मैं आपको कुछ मॉडल सेंटेंस जो है वो दिखाऊं कि कैसे कहाँ पर यूज हुआ है, उसके माध्यम से आपको सिखाऊं। तो वो भी आपका एक तरीका हो सकता है। वही तरीका होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि मॉडल सेंटेंस की सहायता से जो भी चीज आप सिखाना चाहते हैं या जो भी वर्ड आप सिखाना चाहते हैं वो उसे सिखा लें। जैसे कि यहाँ पर मैंने टेबल की बात की थी, तो एक सेंटेंस आप बना दीजिए कि ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो टेबल का कैसे यूज हो रहा है वहां पर उस सेंटेंस में, वो आप इस तरीके से सीख सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट इसमें आप एक ये याद रखिएगा कि अर्ली स्टेज में सबसे ज्यादा इस मेथड का यूज जो है वो होता है। अर्ली स्टेज का मतलब ये है कि छोटी कक्षाओं के लिए जो है ज्यादा अधिकतर ये यूज होता है, जिसमें आप देखते भी जैसे कि आपको कलम बताना है तो कलम से बेटा लिखा जाता है, तो उपयोग भी कहीं ना कहीं बच्चा सीख लेता है, इसीलिए वहां पर यूज किया जाता है। तो मैंने सभी यहाँ पर जो सबसे पहला आपका पॉइंट था, यानी कि जो आपका सबसे पहला चैप्टर था डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो है वो इसके अंतर्गत जितने मेथड आते हैं बता दिए। एक प्रश्न मैं जो है आपसे भी पूछूंगा, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देखा था उसी में से एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड के संबंध में। यदि ये पूछा जाए कि सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड जो है वो किसने दिया है, तब आपको नाम ध्यान रखना है H.E. पाल्मर। ये मैंने इसी में जोड़ दिया है, ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पर बेस्ड आपका चतुर्थ सेमेस्टर में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड जो है वो किसने दिया था, ये इनका नाम है। अभी आपके और भी मेथड बाकी हैं, जैसे कि आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड है, और भी इसी प्रकार के हैं, उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो अब देख लेते हैं वो प्रश्न जो कि मैंने डायरेक्ट मेथड से संबंधित एक पॉइंट आपको नहीं बताया था, वही मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ। तो ये प्रश्न आपको ढूंढना है, इसलिए मैंने नहीं बताया ताकि मैं लास्ट में पूछ सकूं। उत्तर मैं इसका बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाली क्लास में। और प्रश्न आपका क्या है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन भी मैं आपको 4 दूंगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूं। प्रश्न आपका देख लेते हैं, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। तो आपके 4 ऑप्शन है, पहला आपका है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन बी वाला है आपका फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है आपका इटली, और चौथा ऑप्शन है आपका अमेरिका। तो ये जो है वो 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा, हर व्यक्ति अपना उत्तर जरूर दे वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन जो है वो वीडियो देखता है। जितने लोग देखते हैं कमेंट करते हैं, सभी का मैं कमेंट देखता हूँ कि किसने कल वाला उत्तर सही दिया था, किसने आज वाला उत्तर दिया था। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य जो है वो टाइप करके बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है, आज की क्लास 1 समाप्त होती है। इसी प्रकार आगे भी हम धीरे धीरे सभी कोर्स को जो है वो कवर करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ एग्जाम के आखिरी तारीख तक। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।